नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी, गद्यक्रम 3 कुत्ते की वफादारी, विभाग 3। विभाग 2 के अंदर हमने आई नोटबुक द्वारा दिए गए प्रश्नों की चर्चा की, जो हमने अधूरा ही छोड़ा, और हम विभाग 3 में उसे आगे की ओर ले जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम आई नोटबुक द्वारा दिए गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है। कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है। खाली जगह में क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? तो खाली जगह में आएगा जबान। कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। कुत्ते के माथे पर खाली जगह का प्रहार कर दिया। तो किससे प्रहार किया था? हाँ, लाठी से। कुत्ते के माथे पर लाठी से प्रहार कर दिया। लाखा ने कुत्ते के माथे पर क्यों लाठी का प्रहार किया? लाखा ने कुत्ते के माथे पर क्यों लाठी का प्रहार किया? लाखा ने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह नाराज हो गया। वह सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने मुझसे बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? लाखा ने न आओ देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, सही या गलत? गलत। लाठी के मार से कुत्ता तो वहीं पर मर गया। लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? तो लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई एक चिट्ठी देखी और फिर उसे पढ़ी। सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया, सही या गलत? तो हाँ, सही। सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ, हाँ या ना? तो ना। कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न नहीं हुआ। सेठ ने कुत्ते को गले में पहनाई हुई चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिया है, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। लाखा क्या देखकर चकित हो गया? चिट्ठी, शव, बेहोशी या मुक्ति? तो लाखा शव देखकर चकित हो गया। सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया क्योंकि कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था। उसने मेरे घर चोरी किए गए किस चीज़ को वापस दिलवा दिया? यह एक खाली जगह है। उसने मेरे घर चोरी किए गए खाली जगह को वापस दिलवा दिया है, तो सामान को वापस दिलवा दिया है। चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर बंजारा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा। कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा, हाँ या ना? तो हाँ। कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा।
लाखा चिल्ला चिल्लाकर क्या बोलने लगा? लाखा चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, मैंने यह क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? वह चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? लाखा ने वफादार कुत्ते की क्या बनवाई? तो लाखा ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, स्मारक बनवाया। लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि कुत्ता वफादार प्राणी था। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी प्रिय व्यक्ति या जानवर की याद में समाधि बनवाई जाती है। लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? तो लाखा ने पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि बनवाई है। यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है। किसे सुना रही है? तो संसार को सुना रही है। कुत्ता वफादार प्राणी है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने परिवार में रहना पसंद करता है। वह अपने परिवार के प्रति वफादार होता है। कुत्ता सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। समय पड़ने पर अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है, कुर्बान कर सकता है। इनका स्वभाव बहुत ही मददगार होता है। वह मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए कुछ समानार्थी शब्द है, उसे देखते हैं। पहला है तट। तट मतलब कि किनारा। जमानत, जामीन या फिर गिरवी। मिस्री तो चीनी शक्कर। शव मतलब कि लाश। नाराज, अप्रसन्न या रुष्ट। शहर तो नगर। पानी, नीर या जल। गोद तो गोदी या अंक। सूद तो ब्याज। कौशल तो प्रवीण या दक्ष। हृदय, वक्ष या छाती। उसी प्रकार नीचे निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लड़का तो लड़की। देव, देवी। घोड़ा, घोड़ी। राजा, रानी। ऊँट तो ऊँटनी। शिष्य तो शिष्या। गाय तो बैल। सेठ, सेठानी। बंजारा, बंजारन। नाग तो नागिन। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। एक विचरित जाति तो बंजारे। विचरित जाति मतलब बंजारे। यात्रा में कुछ समय का ठहराव तो पड़ाव। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना तो लादना। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना तो लादना। आगे हैं मुहावरे के अर्थ लिखो। तो हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित कर देना।
9 2 11 होना मतलब भाग जाना, मार खा जाना तो नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना तो चकित होना, फूटी कोड़ी ना होना, बहुत गरीब होना या पास में पैसा ना होना, आओ देखा न ताओ मतलब कि सोच विचार किए बिना, कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना, जबान काट लेना तो वचन भंग करना, डाका डालना तो चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना, और फूट फूट कर रोना मतलब बहुत अधिक रोना। विद्यार्थी मित्रों, आइए कुछ भाषा सचता का भी अभ्यास करें। भाषा सचता का भी अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। वैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित जो करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, गुजरात, तापी, वीर सावरकर, गिरनार आदि। यह सब कुछ जो है वह खास व्यक्ति है, प्राणी या फिर कोई स्थान को सूचित करता है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए कि रेखांकित शब्दों को ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, हमारी गाय का नाम गौरी है, नदी को लोक माता कहते हैं और कुत्ता वफादार प्राणी है। इन वाक्यों में रेखांकित जैसे कि सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये किसी के विशेष नाम नहीं है, क्योंकि सैनिक समूह में होते हैं, गाय भी अलग अलग होती है, नदी भी बहुत सारी होती है और कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं। तो यह सब कुछ जो भी है ये इसके किसी के विशेष नाम नहीं है। इन नामों से इनकी पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि छात्र, क्लास में से छात्र को बुलाओ तो छात्र को बुलाएंगे तो बहुत सारे छात्र आ जाएंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, इस समूह में आता है, इसीलिए यह जाति में आया। लड़का तो लड़के भी बहुत सारे होते हैं, लड़कों की एक जाति होती है क्योंकि ये लड़के हैं। ये किसी विशेष विद्यार्थी का नाम नहीं है या बालक का नाम नहीं है, ये लड़का जो है वह एक जाति है, बहुत सारे लड़के मतलब कि उनकी जाति, तो यह भी जातिवाचक शब्द है। वैसे ही पर्वत, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्वत हैं, तो पर्वत की भी जाति होती है। वैसे ही गाय, बहुत सारी गाय होती है, गायों के नाम भी अलग अलग होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती है, वह अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, इसीलिए उनकी गाय जो है उनकी जाति है। वैसे नदी भी बहुत सारी होती है,
गंगा, यमुना, गोदावरी, पर यहाँ पर सिर्फ नदी शब्द लिया है तो नदी जो है वह उनकी सिर्फ जाति है। कोई विशेष नाम नदी को अभी नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ नदी का उल्लेख किया है। मगर यहाँ पर शायद तापी बोला होता, नर्मदा बोला होता तो वह एक व्यक्तिवाचक में आ जाता या स्थान पर आ जाता, पर यहाँ पर तो नदी बोला है, मतलब कि यह सिर्फ जाति का उल्लेख किया गया है, इसलिए नदी और पेड़ जो हैं वह भी जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप समझे ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से भेद है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम यह सारे व्यक्तिवाचक शब्द है। उसी प्रकार से जातिवाचक शब्द नदी, सैनिक, पर्वत, गाय, पेड़ यह सारे जो हैं जातिवाचक शब्द है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यह गद्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। आपको घर पर रहकर इसका अभ्यास करना है। संज्ञा को जातिवाचक और व्यक्तिवाचक शब्दों के साथ पहचानना है, उसकी व्याख्या को अर्थपूर्ण समझना है।